यह निमंत्रण पा करके मैं काफ़ी अपने विद्यार्थी काल में चली गई हूँ और मुझे याद आने लगी कि मैं भी एक ऐसी विद्यार्थी थी और सभी को सुनती थी। खैर, मैं एक माउंटेनियर हूँ और जैसा कि मेरी पहली स्पीकर जो थी मेरे से पहले ऐश्वर्या जी बोल रही थी कि हमें फियर से बाहर आना पड़ेगा। तो हमारा जो मैनेजमेंट है किसी भी चीज़ को पाने का, वो वहीं पे सक्सेस हो जाता है, क्योंकि डर जो है वो बहुत। मैं जब पहली बार हिमालय गई थी, मेरी हिमालय की यात्रा एक जिज्ञासु के रूप में हुई है। और हरियाणा कहाँ, पहाड़ कुछ नहीं यहाँ तो। एक गांव की लड़की वो अक्सर देखती थी कि कैसे एक पिक्चर जिसमें पहाड़ बने हुए और शिव पार्वती को देखती थी, और मैं सोचती थी वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। जब मैं बड़ी हुई, कॉलेज में गई, तो मुझे पता चला कि हिमालय जो है उस दुनिया का हिस्सा है। तो वही एक जिज्ञासा थी, वही एक क्यूरियोसिटी थी कि मुझे वहाँ लेके गई। और जब मैं वहाँ गई तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन तो थी नहीं, कभी खेलकूद में पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक 5 भाइयों की बहन नाजुकता से पली थी, एंड आई वाज वेरी स्लिम, वेरी फ्रेजाइल। जब इंस्टीट्यूट गई तो सभी ने देखा मुझे, कहा कि ये 2-3 दिन में वापस चली जाएगी। ये कहा माउंटेनिंग करने के लिए आ गई। मेडिकल चेकअप हुआ तो आई वाज अंडरवेट, माई लंग्स वर वेरी स्मॉल। लोगों ने कहा कहाँ से सांस लेगी। ये सब दिक्कतें आई, लेकिन ये सारी बातें जो है मुझे प्रभावित नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा एम एक माउंटेनियर बनना नहीं था। मेरा एम सिर्फ हिमालय को देखना था। और मुझे कोई डर नहीं था, किसी प्रकार की मुझे लालसा नहीं थी कि मुझे ए ग्रेड मिलेगा या बी ग्रेड मिलेगा या मैं सबसे अच्छी करूँगी। ऐसा कुछ मेरा लालच नहीं था। और मैंने कहा संतोष, चुपचाप जो 1 महीने रहना है, जो इंस्ट्रक्टर कहे उसको करो। और मैं उसी भाव से मैं आगे बढ़ी। हमारा दूसरा दिन था ट्रेनिंग का। मैं इंस्टीट्यूट से हम लोग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हमें जाना था, और 20 किलोग्राम हमारे पीठ पे डाल दिया गया और एक नक्शा दे दिया गया कि आपको यहाँ पहुँचना है। आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड पूरा हसल बसल हो रहा है, सब लोग एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़े आराम से, शांत भाव से उस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रही थी, जो मुझे बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। और वो शांत वातावरण, जब मैं इन दोनों को मिला रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक डिविनिटी है यहाँ पर, एक दिव्यता है। मैं उस दिव्यता के साथ चल रही थी और मुझे कोई परवाह नहीं थी। ना मैं किसी को आगे जाने की कोशिश कर रही थी किसी से, ना ही किसी को पीछे करने की कोशिश कर रही थी। मैं सिर्फ अपने टास्क को पूरा करने की कोशिश कर रही थी कि जो मुझे दिया गया था। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने पाया 2 इंस्ट्रक्टर है और उन्होंने ताली बजा के मेरा स्वागत किया। मैंने सोचा कि शायद मैं सबसे लास्ट में आई तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए ये ताली बजा रहे, तो मुझे बड़ी शर्म आई और मैं नीचे गर्दन करके भाग ली वहाँ से। तो जब मैं वापस, क्योंकि हमें वापस आना था इंस्टीट्यूट में, जब जाने लगी तो मैंने देखा कि कुछ समय के बाद सभी लड़कियां वहाँ से आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि पहाड़ में तो सिर्फ एक ही रास्ता है, और एक तरफ नदी, एक तरफ पहाड़। मैं कहाँ से आ गई और ये कहाँ है? मैंने इनको छोड़ा पीछे। फिर मुझे याद आया, ओह, बीच में कोई मार्केट पड़ता था और अभी हमारा ओरिएंटेशन हुआ नहीं था, एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं थे। हमारे यूनिफॉर्म भी अपने अपने हिसाब का था। तो खैर, पूरे एक्सपीडिशन, पूरा हमारा जो ट्रेनिंग था वो 1 महीने का था। और मैं उस 1 महीने की ट्रेनिंग में
रोज़ाना जो भी मेरे इंस्ट्रक्टर कहते बड़े डिसिप्लिन के साथ, बड़े अनुशासित ढंग से उसको मैं पूरा करती थी। मुझे 1 सप्ताह के बाद टीम लीडर बना दिया गया। खैर, ट्रेनिंग चलती रही। एक चीज़ मैं यहाँ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, जो एक मुझे एक माउंटेनियरिंग की ओर ले गया या माउंटेनियर बनाया। पहाड़ का एक रूल है और जीवन का मैं समझती हूँ, क्योंकि वो मैं पहले से ही करती थी। वो ये है कि सुबह जल्दी उठना, और वो मेरे माता पिता के माध्यम से मुझे संस्कार मिला था, क्योंकि मेरे माता पिता 4 बजे से पहले उठ जाते थे। और जब मैं हॉस्टल में गई महारानी कॉलेज के, वहाँ पर क्योंकि मुझे पढ़ाई गांव से पढ़ी थी तो मेरा शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं था, तो मुझे अपने सब्जेक्ट के अलावा और भी कुछ पढ़ना था। तो वो मैंने सुबह जल्दी उठ करके, और मेरी ऑनर्स की क्लास सुबह जल्दी 8 बजे शुरू हो जाती थी, तो मेरे लिए इसलिए मैं 3 बजे, जहाँ 4 बजे उठती थी, मैं 3 बजे उठना शुरू किया, और ये मेरी एक आदत का हिस्सा हो गया था। और मैं वहाँ पे भी ट्रेनिंग के दौरान हमें 5 बजे वेकअप टी मिलती थी। चाय कॉफ़ी मैं पीती नहीं हूँ, फिर भी मैं 3 बजे उठ जाती थी। और कैंप में, अब तो हम इंस्टीट्यूट में हैं, इंस्टीट्यूट के बाद फिर हम जब फील्ड में गए तो वहाँ पे हमारा टेंट होता था, मेस भी उसी में लगता था, और किचन भी हमारी टेंट में ही होती थी। तो मैं अक्सर सुबह जल्दी उठ जाती थी, तो मैं क्या करूँ, तो मैं ऐसे टहलती रहती थी कैंप में। फिर मैं किचन में आ जाती थी, तो मैं देखती थी किचन के जो कुक भैया वो सो गए हैं पानी चढ़ा करके और उबल रहा है वो, तो मैं, भैया कुक भैया उठो, पानी उबल रहा है। उठता था। हम सोचते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में या जहाँ हम रह रहे हैं, या हमारे कैंप है, जहाँ पे भी हम रहते हैं, हम कोई देख नहीं रहा होता है, हम सब देख रहे होते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारी, मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्टर को पहुँचती थी कि एक लड़की है जो बिना चाय के या वेकअप टी के उठती है। तो मैं समझती हूँ कि, और जब हमें नाश्ता मिलता है तो सबसे पहले मैं लाइन में होती थी, लंच होता तो मैं सबसे पहले लाइन में होती थी, या ट्रेनिंग होती थी सबसे पहले मैं लाइन में होती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये मेरा जो लंग्स बहुत छोटे हैं, और आज मुझे पता चलता है कि सुबह जल्दी उठने से ही हमारे लंग्स कैपेसिटी हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज, हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं। और जब मेरा ट्रेनिंग पूरा हुआ, एक और बहुत सुंदर सी इंसिडेंट और मैं बताऊंगी कि कैसे हमको एंड ऑफ द कोर्स बेस्ट ट्रेनिंग डिक्लेयर किया गया, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड अबाउट इट। हाउ मेरे से भी अच्छे लोग थे, फिजिकली इतने टफ थे, सब लोग इतने अच्छे थे, तो मुझे मेरा नाम क्यों ऐसे पुकारा जा रहा है, मेरे लिए बहुत सरप्राइज की बात थी उस वक्त। पर फिर बाद में मैंने एनालाइज किया तो मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आई। एक वो इंसिडेंट कहने के बाद फिर मैं बताऊंगी बात। हमारा ट्रेनिंग का आखिरी हिस्सा था, और उसमें हमारे जो इंस्ट्रक्टर है, स्नो क्राफ्ट हमारा आखिरी पढ़ाई थी। तो जब स्नो क्राफ्ट करके हम लोग आते थे, वो काफ़ी, हमारा जो रहने का स्थान था और जहाँ हमारा ट्रेनिंग करने के लिए जाते तो काफ़ी दूर था। तो ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग कैंप में आए। कैंप में आने के बाद मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आपकी टीम जो है वो कुछ सामान छोड़ के आ गई है, कुछ रोप छूट गया है पीछे ट्रेनिंग एरिया में। तो मुझे ये पता था, आई वॉज वेरी कन्फर्म्ड अबाउट इट, कि मैं छोड़ती नहीं सामान, दूसरा का भी सामान उठा के ले आती थी। पर क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं, इंस्ट्रक्टर कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो सही कह रहे हैं, छूटा होगा। तो मुझे वॉकी टॉकी दिया गया, मेरे साथ 2 लड़कियां और भेज दी कि हम गए लेने के लिए। आधे रास्ते में उन्होंने फ़ोन, उनके पास वॉकी टॉकी में मैसेज आता है, तो मेरे से बात करने लगे और कहा कि बेटा सामान यहीं पर है, अब वापस आ जाओ। तो हम लोग वापस चले। जो मेरे साथ जो बाकी की लड़कियां थी वो काफ़ी वो होने लगी कि सर देखते नहीं है, क्यों नहीं हमें बताया पहले, और थोड़े भूख लगी है और इस तरीके से कुछ। मैंने कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है।
मैं बड़े धैर्य के साथ में वो चीज़ को टैकल कर रही थी। और जब हम कैंप में पहुँचे तो वो हमारे उस्ताद जो इंस्ट्रक्टर थे वो खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा नहीं सर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन वो दोनों लड़कियाँ काफ़ी परेशान हो गई थी। तो मैं समझती हूँ कि उस वक्त हमारे धैर्य का टेस्ट हो रहा था, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया उसको। आई डिड नॉट गेट रिएक्ट अबाउट इट। वहीं पे मैनेजमेंट एक्टिव शुरू होता है। जीवन का भी मैनेजमेंट और किसी प्रोजेक्ट में आप जाते हैं, इफ़ वी रिएक्ट तो वो एक अच्छा चीज़ नहीं होता, क्योंकि वही हमारी सारा माइंड एंड बॉडी का जो स्वस्थ रहने का कारण होता है। और वो अगर हम स्वस्थ हैं, शांत हैं, धैर्यवान हैं, तो हम किसी भी कितने भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो जब मैं इंस्टीट्यूट में जब मेरा नाम बुलाया गया तो मुझे लगा कि कैसे हुआ। तो मुझे ये समझ में आया, तो ये कहानी बात मुझे पता चली, मन में सोच रही थी। दूसरा जो मुझे पता चला था वो ये था कि मैं किसी को पीछे नहीं कर रही थी, मैं किसी से आगे जाने की कोशिश नहीं करती, दिए हुए टास्क को पूरा कर रही थी। और ये सबसे बड़ा आपका टूल, आपका बहुत अच्छा, मैं कहूँगी कि सबसे अच्छी चीज़ है ये। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी आपके पास है। आप यू आर नॉट लूजिंग योर एनर्जी एनीवेयर। आप भय से मुक्त हैं, आप लालच से मुक्त हैं। जहाँ लालच है वहाँ भय है, और वो हमें एकदम हमारे रिदम को तोड़ता है। वो कहीं ना कहीं हमारे फ्रस्ट्रेट को जन्म देता है। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि मैं एक आग्रह करना चाहूँगी। इतनी पूरा विश्व में कंपटीशन, तो आप लोग सोच रहे हैं मैं आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन एट ऑल। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा, सभी तो कंपटीशन के फॉर्म में आ चुके हैं और ये अभी भी बिल्कुल पीछे है। ना, वो इंसान कभी पीछे हो ही नहीं सकता जो अपने दिए हुए टास्क को पूरा करने की कोशिश करता है और कंपटीशन को छोड़ करके वो एक्चुअली अपनी योग्यता को पहचान करके उसकी एबिलिटी को इस्तेमाल कर रहा होता है इन ट्रू सेंस। एक मैं पहाड़ का, माउंट एवरेस्ट का, ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास किस्से हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, पर एक स्टोरी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि किस तरीके से जिसके लंग्स छोटे बता दिए गए थे, जो और उसी के ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन सबसे हाईएस्ट मिला। ये बात है 10 मई की, जब मैं दूसरी बार 1993 10 मई मैं क्लाइंब कर चुकी थी और ये विश्व रिकॉर्ड बना था। मुझे भी नहीं पता था कि ये विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप अपना ये चश्मा और मास्क हटा दीजिए। तो मैंने हटाया, तो उसी वक्त मुझे स्नो ब्लाइंडनेस भी हुआ था थोड़ा सा। और कैंप 4 आए, और कैंप 4 में क्या हुआ कि 11 तारीख उस सुबह में, रात में मौसम ख़राब हो गया था, बहुत भयंकर मौसम ख़राब हुआ था कि टेंट फट रहे थे लिटरली, और बहुत तेज़ हवा थी। तो हम नीचे जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मेरी बाकी की टीम ने कहा हम नीचे नहीं जाएंगे, ये बहुत तेज़ हवा है, हम इसको फेस नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा नहीं, हमें जाना तो पड़ेगा नीचे। मुझे याद आ रहा था 1985 का एक्सपीरियंस, जब आर्मी के 5 लोग वहाँ पे मर गए थे, और वो भी यही कंडीशन थी कि साउथ कोल में हवा जब चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है, और मौसम जब ख़राब होता है तो बहुत भयंकर तरीके से हो जाता है। तो वो नहीं निकल पाए थे, इसीलिए वो 4 दिन तक साउथ कोल में रह गए थे। और वहाँ पर हम जब लगातार ऑक्सीजन पे रहते हैं तो एक्चुअली हमारे लंग्स काम करने बंद कर देते हैं, हम ज़्यादा ऑक्सीजन पे नहीं रहना चाहिए। तो उस तरीके से उनका जो खैर वो मर गए वहाँ पर, और वो मुझे सीन नज़र आ रहा था कि कहीं मेरी टीम के साथ ऐसा हादसा ना हो। तो और हमारे वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा था, लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं थी। तो मुझे लिटरली एक डिसीज़न लेना पड़ा कि मैं नीचे जाती हूँ और किसी भी तरीके से एक टीम नीचे से भेजती हूँ, और ताकि उनको
यहाँ से हेल्प करके ले जाए। और मैंने क्या किया कि काफ़ी बर्फ़ उठाया और उनके बैग में भर के उनके टेंट के सामने रखा, क्योंकि ये तो बाहर नहीं आ रहे हैं, ताकि सर्वाइवल तब तक रहे इनका, और इसको मेल्ट कर करके पानी बना करके पीते रहें, क्योंकि पानी नहीं पिएंगे डिहाइड्रेशन से और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन तो वैसे ही बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो वो करके मैं वहाँ से चली। एक जिनेवा स्पर आता है, वहाँ लगभग 20 मिनट में पहुँचते हैं, तो मैं वॉक करके वहाँ तक पहुँची, और वहाँ से फिर एकदम वर्टिकल डाउन आपको एकदम नीचे जाना पड़ता है। और वहाँ पे जैसे ही मैंने जस्ट फ्रिक्शन ऑफ मोमेंट, मैंने अपना एंकर डाला था रोप में, अचानक एक इतनी स्ट्रॉन्ग विंड आई, पूरा साइक्लोन टाइप का, और मुझे उसके अंदर उठा लिया और मुझे फेंक दिया। और मैं जिस तरीके से मुझे फेंक रही थी हवा, लिटरली जितना स्लेक था रोप में उतनी मैं उठती थी, और हवा में जैसे उड़ रही हूँ, मुझे वो नहीं मिल रहा। तो मेरे इस तरीके से डिफ़िकल्ट टू से इन वर्ड्स, बट 4 बार मेरे फॉल हुए। चौथे फॉल में मुझे अब लगा, क्योंकि मेरे हाथ जो है वो काम करना बंद कर दिए, फ्रोज वाइट हो गया, और मुझे अब लगा कि आई थिंक अब मैं नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि वो हवा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और उस दिन हवा की जो स्पीड नापी गई 180 की स्पीड थी। 120 की स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे तो देख लीजिए, कोठी गांव जो है मनाली का, छतें उड़ जाती है 120 की स्पीड में। तो 180 की स्पीड मेजर की गई थी। मेरी क्या हालत हुई होगी उस वक्त। खैर, मैंने कहा संतोष तुम जिंदा हो, अभी जब तक जिंदा हो यू शुड नॉट थिंक ऑफ डाइंग, यू नो। मेरे माता पिता का चेहरा एकदम सामने आ चुका था, और मैं रो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में पानी गिर रहा था बुरी तरह से। और मैंने उस वक्त साइंस का प्रयोग किया। आई सेड हवा, जो 5th फॉल था उसको मैंने हवा के ही साथ में मैंने अपने आप को ट्विस्ट किया, और एक सेफ जगह को देख करके वहाँ पे मैंने जंप लिया। वहाँ मैंने कोशिश की कि मेरे हाथ में सर्कुलेशन आ जाए, तो वो आ नहीं रहा था, पर फिर भी समहाउ मैं कुछ सेफ जोन में पहुंची थोड़ा सा, और मैं वहाँ से क्रॉल करके कैंप 2 में पहुंची। जब मैं कैंप 2 में पहुंची तो वहाँ पर डॉक्टर्स थे अमेरिका बेट्स के, वो वहाँ पे कुछ रिसर्च कर रहे थे नीचे बेस कैंप में स्पोर्ट्स मेडिसिन पे। जब उन्होंने मेरे हाथ देखे तो उन्होंने कहा कि हाथ नहीं बचेंगे, दोनों हाथ कट जाएंगे। वो तो मैं भी जानती थी, ब्लू हो चुके थे हाथ, लेकिन जब वो ये कह रहे थे तो पर मेरे अंदर के भोले से मन ने कहा कि नहीं, मेरे हाथ बच सकते हैं। और ये काम कर गया, क्योंकि ये विश्वास काम कर रहा था। मुझे अचानक मेरे इंस्ट्रक्टर की याद दिलाई। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी, जब भी टीचर कुछ पढ़ाए तो उसको बहुत ध्यान से सुना करो। वो कब आपका लाइफ बन सकती है, आपकी मतलब ज़िंदगी वापस आ सकती है। और वही मेरी ज़िंदगी वापस आई कि मेरे हाथ वापस आए। और उन्होंने कहा था, पढ़ाया था कि जब भी एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, कोई भी, चाहे फिजिकल और मेंटल, कम डाउन, द बेस्ट मेडिसिन टू कम डाउन। और वो मैंने उसी वक्त डिसीजन लिया कि मुझे नीचे जाना है। सब ने कहा कि आप नीचे नहीं जा सकती, आपकी हालत बहुत ख़राब है, आप खड़ी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो लोग सब जानते थे कि वहाँ से कैंप 2 से बेस कैंप तक जाने के लिए मोर देन 100 लेडर्स हैव टू क्रॉस। और वो 100 लेडर्स में क्या था कि लेडर की जो चौड़ाई है वो सिर्फ 1 फुट है मुश्किल से, और लंबाई तो कोई लेडर 20 फुट के भी, कोई 5 फुट के भी हैं, कोई 30 फुट के भी हैं, कोई 15 फुट के हैं। तो ऐसे में क्रॉस करना कोई मुझे दूसरा हेल्प भी नहीं कर सकता। और जो क्रेवासेस हैं उनकी जो डेप्थ है वो तो पता भी, बॉटम भी कोई पता भी नहीं चलती कि इतनी गहराई है अंदर में। और वहाँ पे तो एक हल्का से गिरना, यहाँ पे गिर जाएंगे तो आप अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी एनर्जी जाती है उसमें। तो वो मैंने एक निकाला, जब अंदर से चाहा थी कि नहीं मेरे हाथ बच जाएंगे, एक विश्वास था। तो कहीं ना कहीं वो आपको सॉल्यूशंस दे रहा होता है एक्चुअली। अब विश्वास तो करके देखिए, और वो मैंने किया विश्वास। और वो ये था
कि मैंने अपने एल्बो पे रस्सी को रखा और बहुत ही रिदम के साथ में मेरे सांस और कदम दोनों में तालमेल के साथ में बहुत ही मैनेजमेंट करके, दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट मैंने कई तरीके से किया है, इसमें केवल ये बॉडी माइंड के साथ में नहीं था। मैं एक और चीज़ बताऊंगी वो कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं वहाँ, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एक्चुअली। वो रियल मैनेजमेंट होता है वहाँ पे, जो हमारे पास वहाँ बाजार नहीं है कि हम जाकर के कोई चीज़ खरीद के ले आए वहाँ से। खैर मैंने वो एल्बो का इस्तेमाल किया और जहाँ पे मुझे प्लेन जगह मिलती थी, जहाँ कोई रस्सी नहीं होती थी, वहाँ मैं दौड़ रही होती थी क्योंकि मुझे टाइम भी कवर करना है। और मैं लिटरली फिर जाके बेस कैंप पहुँची। बेस कैंप में हमारे डॉक्टर रीटा पटेल ने जब मेरा हाथ देखा, उन्होंने कहा कि वो रोने लग गई, कहा तुम्हारे हाथ की कंडीशन बहुत ख़राब है। मैंने कहा नहीं आप रोइए मत, हाथ ठीक हो जाएंगे, आप सिर्फ मेरा मैं जो भी दवाई फर्स्ट एड जो करना वो करिए और मैं 5-6 घंटे रुकूंगी और मैं सवेरे निकल जाऊंगी यहाँ से। उन्होंने कहा कि लीडर को फ़ोन किया कि हेलीकॉप्टर मंगाया जाए। मैंने कहा नहीं, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाए तो अगले दिन मौसम ख़राब हो गया तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे अपने पैरों पे विश्वास है, मैं पैदल जाऊंगी। और मैंने रात लगभग 1:30-2 बजे के करीब उठी और 2 बजे से पहले और नीचे के लिए रवाना हो गई। वहाँ लुकला एक जगह है, वहाँ से मुझे फ्लाइट पकड़नी थी। वो 4 दिन का रास्ता है जब हम ऊपर आते हैं, तो वो मैंने 23 आवर्स में क्रॉस किया। लगातार मैं चलती रही और मुझे 5-7 घंटे के बाद ही जब मैं ट्री लाइन या बुसेस कहें ग्रास तक गई और नीचे गई और थोड़ा धूप निकली 8-9 बजे के करीब, मुझे लगा अब मेरे हाथ बच जाएंगे, क्योंकि वो इतना पेन हो रहा था, इतना मेरे हाथ पेन करने लगे और मुझे लगा मेरे हाथ बच जाएंगे। वो पेन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे खुशी भी हो रही थी। वो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था एक्चुअली। अगर मुझे हेलीकॉप्टर उठा लेता या मैं हेलीकॉप्टर का सहारा लेती तो आज मैं आपके सामने 10 उंगलियों के साथ में भी वो नहीं होती। दैट वॉज इनोसेंटली। आप जब कोई भी चीज़ के लिए ईश्वर के सहारे छोड़ देते हैं और ईश्वर के साथ में, ईश्वर हमेशा आपको ना एक देयर इज सम नेचर वेरी पावरफुल, दैट नेचर इज आपका अंदर का विश्वास ही भगवान है एक्चुअली। उस विश्वास ने आपको हल दे रहा था कि उस वक्त मैं साइंस की चीज़ें प्रयोग नहीं कर रही थी। आज मुझे समझ में आता कि मैं हेलीकॉप्टर से चली जाती तो एक जगह से दूसरी जगह उठा के बैठा देते और मैं लगातार 23 आवर्स तक मैं चलती रही, तो ब्लड सर्कुलेशन होता रहा जिससे कि मेरी टिश्यूज रिवाइव हुई है और विश्वास अपना काम कर रहा था और आपके हार्मोन्स वो आपने काम कर रहे थे। 1995 में, खैर स्टोरी बहुत और भी इसके पीछे और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन मैं जस्ट कट इट टाइम को देखते हुए जब मैं जापान गई तो वहाँ देखा कि मेरे हाथ वापस, सभी हम माउंटेनियर, पूरे विश्व के माउंटेनियर इकट्ठे हो रखे थे, तो उन्होंने देखा कि मेरे हाथ वापस वैसे के वैसे। किसी कैसे होगा? संतोष, इज द सेम हैंड, आई सेड सेम हैंड, इट्स अ मिरेकल, इट्स मस्ट बी। तो उन्होंने फिर मेरे पर कुछ मशीनें लगाई और उन्होंने ऑक्सीजन सैचुरेशन को नापने के लिए तो पाया गया कि जितने भी अमंग द ऑल माउंटेनियर्स ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे, मेरा सबसे अच्छा ऑक्सीजन सैचुरेशन मिला। तो ये एक सरप्राइज की बात है कि जिसके लंग्स छोटे बता दिए गए, इसके लंग्स ही नहीं हैं और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे, इसमें मैं फिर सोचने विचार करने लगी। उसके पीछे कारण है एक्चुअली आपका शांत स्वभाव। द बेस्ट टेम्परामेंट इज द एक्चुअली वो सबसे बढ़िया चीज़ होती है जो आपको ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ऑक्सीजन सिचुएशन अच्छा रखने के लिए स्टेबलाइजर है। वो आपका शांत स्वभाव, आपका बेस्ट टेम्परामेंट जो है वो एक स्टेबलाइजर का काम करता है आपका शरीर में। और वो मुझे लगता है कि मुझे
मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन हो या किसी भी चीज़ में केवल ऑक्सीजन को ही, क्योंकि जब हमारे पास अच्छा ऑक्सीजन होगा ऑब्वियसली विल टेक अ गुड डिसीजन, एक्शन, फटाफट हम एक्शन में आ जाते हैं, स्लो एक्शन नहीं होगा। और पहाड़ में तो ऐसा होता है कि इधर या इधर, वी कांट गेट टाइम टू से सॉरी। खैर, क्योंकि समय की सीमा को मद्देनजर रखते हुए मैं इतनी सी बात कहूँगी, और यदि किसी के प्रश्न हो पूछ सकते हैं। Any question? Hello, ma'am. Good morning, ma'am. जी, Towards your right. pardon? Towards your left. Okay, okay. गुड मॉर्निंग मैम। सो मेरा क्वेश्चन है आप कि कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्लान करके करते हैं एंड कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट देन कई बार हमारे मन में बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम प्लान करें इस चीज़ को या फिर फ्लो के साथ जाएं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड आपसे सजेशंस चाहिए थे। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं एक बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। हमारा जो पंच तत्वों की शुद्धता में जाना चाहिए हम लोग को सबसे पहले। अभी आज ही मैं क्रिस मुझे लेने के लिए पहुंचे थे, वो मेरी गाड़ी में थे, तो मैं ये कह रही थी कि क्या तुमने परफ्यूम लगाया है? तो उन्होंने कहा हाँ। और मुझे बहुत परफ्यूम अगर इस्तेमाल करते हैं सभी लोग, तो वो आपकी जो जागरूकता है, आपकी अलर्टनेस है कि क्या करे क्या नहीं करे, उसको ख़त्म कर देता है। हम लोग जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, यू स्टॉप यूजिंग दोज। एक्चुअली आई डोंट यूज शैम्पू ऑल्सो, आई डोंट यूज सोप। यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ, आई होप मैं बुरी स्मेल नहीं, और मैं डिओ तो बिल्कुल नहीं लगाती। एक अंदर की खुशबू होती है, आप उसको ढूंढिए। यू बी विद द नेचर। हमने नेचर से जाना दूर कर दिया है, इसीलिए हम भयभीत हो जाते हैं, डर होता है। आप ये हमारा जो कार्यक्रम भी हो रहा है, यदि यही कार्यक्रम हमने ओपन में किया होता, आपके पास में इतना जील होता, आपके पास इतना उत्साह होता। हमारा उत्साह खत्म हो रहा है इनफैक्ट। तो इसीलिए हम लहसुन प्याज अदरक, आप सोच रहे होंगे, आई हैव साइंटिफिक रीजन टू इट। इनफैक्ट आपके किचन में जाके देखिए, किचन में एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बन रहा होगा, और उसमें खाना बनना इट्स अ पॉइजन एक्चुअली। तो एक ग्लास में यदि हमने चाय डाला तो वो चाय पी रहे हैं, हमने पॉइजन डाला तो शरीर में पॉइजन जाएगा, तो पॉइजन ही बाहर आएगा। तो इसीलिए ये मेरे गांव, मैं सौभाग्य कहूँगी, मेरा सौभाग्य था, मैं गांव में पली बड़ी, और गांव में हमारी मिट्टी की हांडी में ही दाल बनती थी, मिट्टी के हांडी में ही दूध होता था। और मैं जब शहर में गई, तो आज भी मैं हरिद्वार में शहर में या दिल्ली में मैं शहर में रह रही थी, तो मिट्टी की हांडी में ही आज मेरे दाल बनती है, मिट्टी की हांडी में दही जमता है। यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं, और नहीं मिल रहा जहाँ पे, अगर मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं फ्रूट्स में रह जाती हूँ, 2 दिन 3 दिन खाना भी नहीं मिला तो नहीं खाऊंगी, कोई बात नहीं। दैट वॉज एक्चुअली हैड हेल्प मी इन माउंटेन ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें अलर्टनेस, जो हमारी ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि लहसुन प्याज खाते हैं तो उससे क्या होता है कि ये एक मेडिसिनल औषधि है एक्चुअली। इसको तभी खाना चाहिए जब हमें ज़रूरत है। अगर इसको हमने खाया तो क्या होता है कि हमारे गैस बनती है, और जब गैस बनती है तो हमारे पास ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो जाता है। आपको पता है या नहीं पता, हमारे जो बहुत लंबे फ्लाइट्स करनी होती है, तो पायलट्स लोगों को 18 घंटे 20 घंटे की, तो उनको मना किया जाता है कि आप लहसुन प्याज, क्योंकि एक्शन स्लो होता है इनफैक्ट इससे। एक तो ये है, क्योंकि हमारे तो गांव में वो सिर्फ दाल बनाई, उसमें घी डाला, खा लिया, छोंक भी नहीं लगाते थे, जीरा का छोंक भी नहीं लगाते थे। तो कहने का मतलब है, जितना हम सादा तरीके से रहेंगे। दूसरा, हमारा वस्त्र का विज्ञान होता है इनफैक्ट।